नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 15 मई के मुख्य समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इससे आपको अपने एग्जाम की तैयारी में बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का दैनिक क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं एक एक करके सारे कथनों को। यहाँ पर कथन 1 कह रहा है कि यह केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को एक वर्ष में 6,000 रुपए 3 समान किस्तों में हस्तांतरित किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। और इसको लेकर के एक न्यूज भी आया था जिसका शीर्षक था पीएम किसान बेनिफिट रीचेज बंगाल फार्मर। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। और यहाँ पर इस योजना के तहत जो किसान होते हैं उन्हें 6,000 रुपये सालाना केंद्र सरकार के द्वारा मदद किया जाता है। उनके खातों में एक साल में 6,000 रुपये डाले जाते हैं। और ये 6,000 रुपये एक साथ नहीं बल्कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डाले जाते हैं, जिसमें हर इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। और जो हमारा कथन 1 है वो भी यही कह रहा है कि यह केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित योजना है। यानी कि यहाँ जो मदद की जा रही है किसानों की, वहाँ पर जो 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं वो पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। और यहाँ पर ये जो 6,000 रुपये हैं उन्हें 3 समान किस्तों में हस्तांतरित किया जाता है, डायरेक्ट उनके खाते में देते हैं और हर किस्त में 2,000 रुपये डाले जाते हैं। तो पहला कथन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, योजना के अंतर्गत लाभ हेतु पात्र भूमि धारक किसान परिवार की पहचान करने और पात्र लाभार्थियों के डेटा को पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर किसानों की मदद की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन जो पात्र किसान हैं उसके पहचान करने के लिए जो जिम्मेदारी है वो राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है। यहाँ पर राज्यों को अपने राज्य में जो किसान इस योजना के तहत आते हैं उनका नाम पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है और उसी के आधार पर केंद्र के द्वारा उन किसानों के खाते में ये पैसे भेजे जाते हैं। यानी कि आपका कथन 2 है वो भी सही है। यानी कि यहाँ पर जो भी किसानों का नाम है वो राज्यों के द्वारा अपडेट किया जाता है, केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा अपडेट किया जाता है। ये जिम्मेदारी उनकी है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, योजना के अंतर्गत राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को इसके क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत निवारण समितियां गठित करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि यहाँ पर जो भी पात्र किसान होते हैं उनका पहचान राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा किया जाता है। तो अगर इस लिस्ट में अगर कोई भी त्रुटि होती है तो यहाँ पर राज्यों का ये पूरा का पूरा दायित्व है कि वो इस त्रुटियों को ठीक करने के लिए यहाँ पर शिकायत निवारण समितियों का गठन करें। आपने न्यूज़ भी सुना होगा कि महाराष्ट्र के द्वारा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पर त्रुटियां हैं उनको दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि जिसको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता। और वैसे किसान जो बड़े होते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है वो अपना नाम इस योजना के तहत वहां पर रजिस्टर करा लेते हैं और उनको इनका फायदा मिलता है। तो अगर ऐसी कोई भी त्रुटि है तो उन सभी की जांच करने का अधिकार, संबंधित शिकायतों को ठीक करने का अधिकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास ही है। तो यहाँ पर कथन 3 भी सही है। आइए देख लेते हैं कथन 4 को। और कथन 4 है, राज्यों द्वारा प्राप्त निपटाए गए शिकायतों का डेटा का रखरखाव केंद्रीय रूप से किया जाता है। तो यहाँ पर यह बात गलत है क्योंकि ये राज्यों का मामला है। हर राज्य अपने अपने राज्य में जो भी पात्र किसान है उसका नाम यहाँ पर अपलोड करते हैं। और अगर किसी राज्य में कोई भी त्रुटि है
तो वो राज्य के द्वारा ठीक की जाती है, इसका डेटा केंद्रीय रूप से रखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर जो चौथा कथन था वो गलत हो जाता है, यानी कि कथन 1 सही, 2 सही, तीसरा सही और चौथा गलत। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, विकल्प की बात करें, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जिसमें 1, 2 और 3 है वो आपका इसका सही उत्तर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे कछुओं की देशज प्रजातियों की तुलना में लाल कान वाले स्लाइडर का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ माना जाता है। और यहाँ पर 3 बातें कही गई हैं, कम आयु में परिपक्वता, दूसरा है उच्च प्रजनन क्षमता और तीसरा है वयस्क शरीर का बड़ा आकार। और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लाल कान वाले स्लाइडर क्या है और इससे जुड़े हुए न्यूज़ क्या आई है। यहाँ पर आज के द हिंदू समाचार में एक समाचार छपा है जिसका शीर्षक है यूएस स्लाइडर टर्टल पोज अ थ्रेट इन नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर बात हो रही है रेड ईयर स्लाइडर की, जिसे हम लाल कान वाला कछुए के नाम से जानते हैं। इन कछुओं को हम पालतू कछुए के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा इन्हें बहुत ही भारी मात्रा में अपने घरों में पाला जाता है। इन्हें बनावटी तालाब होते हैं उनमें भी लोग पालते हैं, लेकिन इन कछुओं की एक खासियत है कि ये जहाँ भी होते हैं इनकी जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती है। यहाँ पर न्यूज़ आया कि इन कछुओं को अगस्त 2018 से जून 2019 के बीच में गुवाहाटी के दीपोर बिल वन जीव अभ्यारण्य और उग्रतारा मंदिर तालाब में देखा गया, जिससे जुड़े हुए न्यूज़ को रेप्टाइल एंड एम्फीबियन में भी प्रकाशित किया गया। आगे चल करके देखा गया कि इन कछुओं को मिजोरम की राजधानी आइजोल के तालाबों में भी पाया जाने लगा, यानी कि अब इनका जो जनसंख्या है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी मैंने यहाँ पर आपसे चर्चा की। और इसी को लेकर के यहाँ पर न्यूज़ छपा कि यूएस स्लाइडर टर्टल पोज अ थ्रेट इन नॉर्थ ईस्ट। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जहाँ भी होते हैं उनकी जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती है। इसके कारण ये होता है कि जिस नदी में ये होते हैं वहाँ पर ये जब बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं तो उस नदी में रहने वाले जो दूसरे जीव हैं उनके जीवन को, उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर दूसरे जीवों के लिए खाने की कमी होने लगती है। तो इसी को देख करके ये बात कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पहले से ही बहुत ही खतरे में हैं, और अगर ये टर्टल यानी कि रेड ईयर स्लाइडर्स वहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में पाए जाने लगे तो उनसे उन जीवों के अस्तित्व को बहुत ही बड़ा खतरा हो जाएगा। अब आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो लाल कान वाले स्लाइडर होते हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो भी सही है, कम आयु में परिपक्वता। दूसरा है उच्च प्रजनन क्षमता, तो तेजी से बढ़ने का कारण यही होता है, और यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। यहाँ पर तीसरा कथन वयस्क शरीर का बड़ा आकार, ये भी सही कथन है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन जो है वो सही हैं, और यहाँ पर इसको देखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन भी लाल कान वाले स्लाइडर से जुड़ा हुआ है। और ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है भारत में लाल कान वाले स्लाइडर का अवैध व्यापार होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि लाल कान वाले स्लाइडर यानी कि कछुए, उन्हें पाला जाता है, भारत के लोगों के द्वारा भी उन्हें अपने घर में रखा जाता है, लेकिन इनका अवैध व्यापार नहीं होता। तो आपका जो पहला कथन है वो गलत है। आइए दूसरे कथन को देख लेते हैं, और दूसरा कथन है विदेशी पालतू कछुओं को प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर मुक्त करने से देशज प्रजातियों में परजीवी संरचना की खतरा बढ़ जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये कछुए जहां भी होते हैं वो उस प्रकृति में अपने आप को ढाल लेते हैं, और जिसके कारण उनका जो जनसंख्या है वो बहुत ही तेजी से बढ़ता है। और इसी बात को यहाँ पर कथन 2 में कहा जा रहा है कि इन कछुओं के कारण जो देशज प्रजातियां हैं उन पर खतरा बढ़ जाता है, यानी कि आपका कथन 2 सही है। आइए देख लेते हैं कथन 3 को, और कथन 3 है अपनी सर्वाहारी प्रवृत्ति और विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूल होने की क्षमता के कारण लाल कान वाले स्लाइडर में स्थानीय आवासों को प्रभावित करने की व्यापक क्षमता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा
कि ये कछुए जहां भी होते हैं वहां पर अपने आप को ढाल लेते हैं, उसकी प्रकृति से अपने आप को जोड़ लेते हैं, जिनके कारण इनका जनसंख्या है वो बहुत ही तेजी से बढ़ता है। और इसी बात को यहाँ पर कथन 3 में भी कहा जा रहा है और इसीलिए आपका कथन 3 भी सही है। और अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो हमने देखा कि यहाँ पर कथन 2 और 3 सही है, पहला कथन गलत है, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है अफ्रीकी वन हाथी, अफ्रीकी सवाना हाथी, एशियाई हाथी उपयुक्त में से किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसे हम IUCN के नाम से जानते हैं, द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर 3 हाथियों के नाम दिए गए हैं। पहला है अफ्रीकी वन हाथी, दूसरा है अफ्रीकी सवाना हाथी और तीसरा है एशियाई हाथी। यहाँ पर 25 मार्च 2021 को एक खबर हुआ जिसमें यह कहा गया कि IUCN के द्वारा अफ्रीकी वन हाथी को गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में रखा गया है। देखिए, आपको इस बात को समझना होगा कि पहले अफ्रीकी वन हाथी और अफ्रीकी सवाना हाथी, इन दोनों को संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में रखा गया था। IUCN के द्वारा 2 श्रेणियां बनाई जाती हैं, एक होता है गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीव और दूसरे होते हैं संकटग्रस्त जीव की श्रेणी। और मैंने आपको क्या बताया कि पहले अफ्रीकी वन हाथी और अफ्रीकी सवाना हाथी दोनों को संकटग्रस्त जीव की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन 25 मार्च 2021 को IUCN के द्वारा अफ्रीकी वन हाथी को गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में डाला गया। यहाँ पर देखा गया है कि अफ्रीकी वन हाथी का शिकार बहुत ही ज्यादा होता है और इसी कारण से अफ्रीकी वन हाथी को संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी से निकालकर गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में डाला गया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन 3 हाथियों की श्रेणी में किसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर आपका आंसर होगा सिर्फ अफ्रीकी वन हाथी, और इसके आधार पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर होगा केवल 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ये बात याद रखना है ध्यान से कि अफ्रीकी सवाना हाथी और अफ्रीकी वन हाथी दोनों के दोनों पहले संकटग्रस्त जीवों की सूची में थे, लेकिन अफ्रीकी वन हाथी की जनसंख्या को कम होते हुए देखते हुए यहाँ पर IUCN के द्वारा अफ्रीकी वन हाथी को गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में डाला गया है, और इसी के कारण यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए केवल 1। आइए अब प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में यदि किसी धार्मिक समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभ का हकदार होता है। और यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं तीनों कथनों को। पहला कथन ये कह रहा है कि यह विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर भारत में किसी भी समुदाय को, संप्रदाय को धार्मिक रूप से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो उसे कौन से लाभ होंगे। और यहाँ पर जो पहला कथन है वो ये कह रहा है कि ये संप्रदाय या फिर समुदाय विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे संविधान के द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं वे खुद के लिए और खुद से जुड़ी हुई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कथन 1 सही होगा। कथन 2 को देख लेते हैं। कथन 2 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति स्वतः ही इस समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति स्वतः ही, यहाँ पर कोई भी काम जो है राष्ट्रपति के द्वारा स्वतः नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए उस समुदाय के किसी प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करना भी है तो इसके लिए कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, राष्ट्रपति स्वतः ये काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कथन 2 गलत हो जाता है। और आइए देख लेते हैं कथन 3 को, और कथन 3 है यह प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए,
उनके उत्थान के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें उन्हें तरह तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। उन्हें नौकरियों में लाने के लिए उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंच पाए, उसके लिए काम किया जाता है। ऐसे यहाँ पर 15 सूत्री कार्यक्रम है जिसका लाभ उन्हें मिल सकता है। तो ये कहना कि यह प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यह बिल्कुल सही है, यानी कि आपका कथन 3 भी सही होगा। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, और हमने देखा कि कथन 1 और 3 सही थे, और इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1 और 3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। आइए अब फैक्ट ऑफ द डे की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी की, यानी कि लोक लेखा समिति की। सबसे पहले यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ आया जिसमें यह कहा गया कि राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा जो ये मांग की गई थी कि जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटियां होती है उसका वर्चुअल मीटिंग बुलाया जाए, ऐसा ही एक मांग अधीर रंजन चौधरी के द्वारा किया गया था, और उन्होंने कहा था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का वर्चुअल बैठक हमें यहाँ पर बुलाना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने ये लेटर लिखा था लोकसभा के स्पीकर को। तो यहाँ पर राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जो खुद पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा लेटर लिखा गया और ये कहा गया कि जो कमेटियां हैं उनका वर्चुअल मीटिंग यहाँ पर बुलाना चाहिए, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया ये कहकर कि वर्चुअल मीटिंग जो है वो सही नहीं रहेगा इस तरह के मीटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बातें होती हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती हैं और यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग से उनके लीक होने का खतरा होता है, और इसीलिए हम वर्चुअल मीटिंग नहीं बुला सकते हैं, और इसी को लेकर के ये मांग खारिज कर दी गई। तो यहाँ पर इसी से जुड़ा हुआ एक मामला, यानी कि हम लोक लेखा समिति की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जिसके अध्यक्ष अभी अधीर रंजन चौधरी हैं। आप सभी जानते हैं कि लोक लेखा समिति का गठन सबसे पहली बार 1921 में मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड सुधार के मद्देनजर किया गया था, और यहाँ पर हमारा संविधान लागू होने के बाद लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का स्थापना प्रत्येक वर्ष लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 308 के तहत होता है। तो याद रखिएगा कि अभी लोक लेखा समिति का गठन लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 308 के तहत किया जाता है। और जहां पर तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1967 में पहली बार लोकसभा के विपक्ष के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को लोकसभा के स्पीकर के द्वारा इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आप सभी जानते हैं कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। और यहाँ पर इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा से चुने हुए जो मेंबर होते हैं उन्हीं में से बनाया जाता है। और यहाँ पर 1967 में पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के द्वारा पहली बार विपक्ष के किसी नेता को इसका अध्यक्ष के रूप में चुना गया, और उसके बाद से लगातार अभी तक यह परंपरा चली आ रही है कि लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का कोई नेता होता है। याद रखिएगा कि यह कोई लिखित कानून नहीं है, ये एक परंपरा है जिसे अभी तक निभाया जा रहा है, और इस परंपरा के तहत लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का कोई नेता होता है, और विपक्ष में खास करके जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका कोई सदस्य होता है। यहाँ पर विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और उसके नेता अधीर रंजन चौधरी अभी इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ पर यह बात भी आपको याद रखना है कि किसी मंत्री को इस समिति का सदस्य नहीं चुना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इसका सदस्य चुनने के बाद अगर मंत्री बनता है तो यहाँ पर उसे इस समिति की सदस्यता से हटा दिया जाता है, उसे यहाँ से इस्तीफा देना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? अगर आप इसके काम को जानते होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आप सभी जानते हैं कि सीएजी के द्वारा जो भी रिपोर्ट आती है जो कि राष्ट्रपति को दी जाती है, वो रिपोर्ट राष्ट्रपति
पार्लियामेंट में जमा कर देते हैं और पार्लियामेंट में यही लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी सीएजी के रिपोर्ट को अध्ययन करती है। और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होगा, क्योंकि कैग के रिपोर्ट में बहुत सारे मंत्रालयों की चर्चा होती है, वहां पर जो खर्च होते हैं उसका ब्यौरा होता है, और यहाँ पर मंत्री अगर इसका सदस्य होगा तो इसके काम को सही तरीके से नहीं किया जा सकेगा। इसलिए बोला जाता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति में कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा। आशा करता हूं कि आपको आज का ये दैनिक न्यूज पसंद आया होगा। यहाँ पर दी गई जानकारियां आपके काम की होंगी। अगर आपको आज का ये दैनिक क्विज पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो मिलते हैं दैनिक क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।